हेलो ऑल, वेलकम टू लॉ स्कूल। आज के इस लेक्चर में हम करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के एमसीक्यूज। आज की जो आपकी पर्टिकुलर क्लास है उसमें मैं आपको 3 पैसेजेस करवाऊंगी, मतलब कि 15 क्वेश्चंस करवाए जाएंगे आपको। और वो वाले पैसेजेस मैंने उठाए हैं जो आपके लेटेस्ट अभी एग्जाम में आके हटे हैं, राइट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट पैसेज। ये क्या कह रहा है आपको आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो क्लैट में ऐसे पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ऐसे पैसेज आएगा और इस पैसेज में क्या लिखा और क्या आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसकी भी आपको क्लैरिटी हो जाएगी। ठीक है, चलिए जी। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 रीड एज फॉलोज: कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, the communication of a proposal is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made। तो यहाँ पे आपको समझ आना, सेक्शन नहीं पता कोई चक्कर नहीं, यहाँ समझ आना कि यहाँ पे जो है आपकी कम्युनिकेशन की बात करी हुई है। ठीक है, और ये क्या कहते हैं, वो तब कंप्लीट होती है जब उसका प्रपोजल कंप्लीट हो जाता है और दूसरे जिसने उसको दिया है, इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द पर्सन whom whom the person who has made the communication, whom it is made। ठीक है, the communication of an acceptance is complete। पहले इन्होंने बताया कम्युनिकेशन कब कंप्लीट होती है, फिर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो पहला जो पॉइंट है उसमें ये बात कराई हुई है कि जब कम्युनिकेशन या प्रपोजल की कम्युनिकेशन करते हो तभी कंप्लीट मानी जाती है जब दूसरे पर्सन की नॉलेज में आ जाए। ठीक है, और एक्सेप्टेंस की कब क्लियर होगी, एक्सेप्टेंस की आपकी तब क्लियर कंप्लीट होगी एज अगेंस्ट द प्रपोजल व्हेन इट इज पुट इन अ कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन to him so as to be out of the power of the acceptor as against the acceptor when it comes to the knowledge of the proposer। जब प्रपोजल की नॉलेज को पता चल जाएगा, उसकी नॉलेज में आ जाएगा, तब जो है कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस बिकम्स कंप्लीट। ठीक है ना, बिकॉज दैट इज आउट ऑफ द पावर ऑफ एक्सेप्टर, राइट। Thus the provision makes no difference in the position of the offerer। कहते हैं ये वाली जो आपकी प्रोविजन है उसमें ऑफरर की पोजीशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, द ऑफरर बिकम्स बाउंड when a properly addressed and adequately stamped letter of acceptance is posted। कहते हैं जो आपका ऑफरर है वो तभी बाउंड हो जाता है जब adequately stamped letter of acceptance is posted to him। ठीक है, नाउ the acceptor does not become bound by merely posting his acceptance। merely posting acceptance से bound देखो ये आपको पूरी लाइन घुमाने के लिए है। आपको भी पता है जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है लीगली बाउंड कब होता है, जब एग्रीमेंट है वो लीगली बाउंड तब होगा जब वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो यहाँ पे इन्होंने यही बात बोली हुई है, लीगली तरीके से आपने जब उसकी एक्सेप्टेंस कर दी तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा एंड यू विल बी लीगली बाउंड बाय इट। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ लग गई ये बात। नाउ he becomes bound only when his acceptance come to the knowledge of the proposer। the contract is concluded at the place from where the proposal is accepted and communication of acceptance is dispatched। ये लाइन आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये टाइम एंड फ्रेम के क्वेश्चंस होते हैं आपके कम्युनिकेशन में, कॉन्ट्रैक्ट में ये आते हैं, कई बार आते हैं। अगर आपको इसका कंसेप्ट समझ लग गया तो आप इजीली इसके रिगार्डिंग जो अभी इसमें होगा ना ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसके ऊपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, तो आज का जो ये फर्स्ट 5 क्वेश्चंस को ध्यान से देखना। ओके, तो इन्होंने यहाँ पे क्या बात करी है, कहते कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड करा है जिस प्लेस पे फ्रॉम वेयर द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड एंड कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज डिस्पैच्ड। आपके पास कोई प्रपोजल आया, आपने उसकी एक्सेप्टेंस दी, ठीक है, और कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस को डिस्पैच कर दिया, तो माना जाएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जहां पे आपने उसको माना है वहां पे माना जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे यही बात बोल रहे हैं, दैट इज द एड्रेस एट विच द प्रपोजल वाज सेंट। व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब आपके कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज ना पूरी हो, आपको सूट फाइल करना हो, और मोस्टली जो जुरिस्डिक्शन होती है वहां पे लाई करती है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर हाँ अनटिल एंड अनलेस कुछ कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा पॉइंट ना लिखा हो, कॉन्ट्रैक्ट में पहले ये बात हो चुकी है कि देखिए इन केस ऑफ एनी ग्रीवियंसेस या जो भी कोई प्रॉब्लम होगी जुरिस्डिक्शन विल लाई
एट दिस पर्टिकुलर प्लेस। तो अगर पहले से प्री डिसाइडेड है तो वहां पे होगी आपकी जुरिस्डिक्शन। जुरिस्डिक्शन क्या होती है, जब आपका केस कहाँ सूट करोगे फाइल, जब कोई प्रॉब्लम अराइज हो गई। अगर ऐसी कोई कंडीशन नहीं है तो मोस्टली आपका सूट वहां फाइल होगा जहां पे कॉन्ट्रैक्ट आपका हुआ है, ठीक है, कंक्लूड हुआ है। ओके, नाउ द कोर्ट एट द प्लेस वुड, देखो आगे वही पॉइंट आ गया, द कोर्ट एट दैट प्लेस वुड हैव द जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन अ कॉज ऑफ एक्शन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। ये बात समझ गए। दिस रूल दैट द कम्युनिकेशन ऑफ एन एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर when the latter is posted is probably intended to apply only when the parties are at distance and they communicate by post। अब पार्टीज कहते डिस्टेंस पे हैं तभी वो ऐसा पोस्ट बाय पोस्ट या कुछ एक्सेप्टेंस हो रही है उनकी, तो देयर शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टीज वेयर हाउएवर द पार्टीज आर इन ईच अदर्स प्रेजेंस और दो सेपरेटेड इन स्पेस they are in direct communication, as for example by telephone। No contact will arise until the offerer receives a notification of acceptance। ओके जी, ये आपका पैराग्राफ आया है आपके क्लैट 2021 में, ठीक है। तो चलते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, एस वांटेड टू परचेज शेयर्स ऑफ अ कंपनी। देखो ये मैंने साइड पे जगह इसलिए छोड़ी है, अभी आपका ऑफलाइन पेपर होगा, साइड पे अपना रफ वर्क करना, प्रोपोजिशंस आती हैं उसको लिख के समझ के उसका आंसर सही आपसे मार्क होगा, नहीं तो आपसे होगा ही नहीं फिर, ठीक है। तो एस कहते हैं उसको शेयर्स खरीदने थे कंपनी के, एंड कम्युनिकेटेड हिज ऑफर, कब उसने ऑफर को कम्युनिकेट करा, 1 मार्च 2021 को, ठीक है। अ लेटर ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स एड्रेस्ड टू एस which is acceptance of the offer to purchase shares was posted by company on March 10, 2021, but the letter never reached us and was lost in transit। अब देखिए जी, यहाँ क्वेश्चन को फिर से समझो। एस जो था, he wanted to purchase shares of company and communicated his offer to buy shares on March 1, okay। लेटर, अब उधर से कंपनी को जब लेटर उसका मिला, उन्होंने अलॉट कर दिए शेयर्स उसके एड्रेस पे एस को, विच इज एन एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, जो उसने एस ने ऑफर दिया था टू परचेज शेयर्स, उसका जो उन्होंने लेटर भेजा 1 मार्च को उसने दिया, 10 मार्च को उन्होंने आगे इसको भेज दिया, ओके। बट द लेटर नाउ नेवर रीच्ड एस, अब लेटर आगे आया ही नहीं, वो ट्रांजिट में फंस गया, ठीक है। was lost in transit in the given situation, which of the following statement is true। अब हमने इसको सिचुएशंस को देखना है और समझना है कि कौन सी इसमें स्टेटमेंट जो है आपकी ट्रू है। पहला, अ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट एस एंड हेंस देयर इज नो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एस एंड द कंपनी। अब देखिए ये आपका ना इसमें होता है जब आपका कोई लॉस्ट इन ट्रांजिट हो जाए, बट इन देखो एस ने ऑफर करा था, कंपनी ने 10 मार्च को आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस जो है इशू कर दी। अब उनकी तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड, हमने अभी इसमें पढ़ा था। The contract is concluded at the place from where the proposal is accepted। proposal क्या था, उसको शेयर्स खरीदने थे, उसने 1 मार्च को उनको ऑफर भेजा था, उन्होंने प्रपोजल उसका एक्सेप्ट कर दिया और 10 मार्च को उसकी कम्युनिकेशन को एक्सेप्ट करके कम्युनिकेशन जो है डिस्पैच कर दी, ठीक है। तो वो ट्रांजिट में लॉस्ट होगी है, बट आप खुद सोचिए कि उस केस में सिनेरियो में कंपनी की तरफ से तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया है ना, ओके। तो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज नॉट कंप्लीट, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कंपनी की तरफ से तो हो गया। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एस, हाउएवर नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट द कंपनी। क्यों? अब कंपनी ने एस के लिए तो भेज दिया, तो अगेंस्ट एस इट इज कंप्लीट, ठीक है, बट अभी कंपनी के लिए कंप्लीट नहीं माना जाएगा बिकॉज उन्होंने डिस्पैच कर दिया है, ठीक है। अगेंस्ट द कंपनी क्यों बोला है, यहाँ पे वर्ड को समझो, अगेंस्ट द कंपनी बिकॉज एस को आगे नहीं मिला, दैट इज लॉस्ट इन द ट्रांजिट, सो इट इज कंप्लीट अगेंस्ट एस
बट इट इज नॉट कंप्लीट अगेंस्ट द कंपनी बिकॉज एस ने उसको रिवर्ट बैक करके नहीं बताया. ओके, सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. आगे बढ़ते हैं. कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द कंपनी, हाउएवर नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट एस. अभी देखिए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है. अगेंस्ट वर्ड आ गया ना, आपको ये समझो कंपनी ने अपनी तरफ से तो अगेंस्ट एस भेज दिया है, ठीक है ना. उन्होंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्टेंस को डिस्पैच कर दिया 10th मार्च को. क्या लिखा है? which is an acceptance of the offer to purchase shares was posted by the company on March 10, but the latter never reached S and was lost. अब कंपनी के अगेंस्ट तो नहीं हुआ, वर्ड अगेंस्ट को समझो. अब कंपनी ने एस को भेज दिया तो एस के अगेंस्ट कंप्लीट है, बट कंपनी के अगेंस्ट नहीं कंप्लीट. ओके, सो दिस इज द रॉन्ग ऑप्शन. नाउ कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट अगेंस्ट नो. अगर तो वो ट्रांजिएंट में नहीं घूमता, ठीक है, तब हमने कहना था कि यस कम्युनिकेशन इज कंप्लीट बिकॉज एस को भी वो उसका ऑफर ऑफ लेटर जो कंपनी ने भेजा है मिल गया था. तब कंपनी ने कहना था कि अगेंस्ट कंपनी एस का सही है, बट कंपनी ने अपनी तरफ से एस को भेज दिया, सो अगेंस्ट एस इट इज कंप्लीट. बट एस के अगेंस्ट मतलब कंपनी के अगेंस्ट एस ने को नहीं मिला, वो ट्रांजिएंट में फंस गया, तो कंपनी के अगेंस्ट इट इज नॉट कंप्लीट. सो कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट एस, हाउएवर नॉट कंप्लीट एज अगेंस्ट द कंपनी. ठीक है, कंपनी ने एस का कंपनी को मिला, ठीक है, फिर वो कंप्लीट हो गया प्रपोजल. एक्सेप्टेंस कब कंप्लीट हुई? जब सी ने कंपनी ने अपनी तरफ से तो मान के एस को भेज दिया, ठीक है. सो इट इज कंप्लीट अगेंस्ट एस, बट एस को वो मिला नहीं, तो वो कंपनी के अगेंस्ट नहीं आपका कंप्लीट. ओके, सो दिस इज हाउ योर क्वेश्चन कम्स. थोड़ी बहुत ही आपको बस इसमें थ्योरी की देखो नॉलेज है, वेल एंड गुड, और कुछ नहीं है. कंसेप्ट क्लियर है आपका, लैंग्वेज को समझो, उसको आंसर कर दो. ओके, अभी हम चलते हैं, करेक्ट आंसर इज बी. अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? ए हु इज इन मुंबई मेक्स एन ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी हु इज इन दिल्ली. ए इज इन मुंबई, नाउ मेक्स एन ऑफर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी. ऑफर दिया है जी बी को, हु इज एट दिल्ली. नाउ विया मोबाइल फोन कॉल. अब इन्होंने देखो आपके क्वेश्चन में टेलीफोनिक कॉल की बात करी हुई थी, तो उसके रिगार्डिंग मोबाइल कॉल का इन्होंने क्वेश्चन डाल दिया. ड्यूरिंग द सेम कॉल के दौरान एज ऑफर इज एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय बी. अब वो मुंबई में है, वो दिल्ली में है, ठीक है, ए ने उसको ऑफर करा बी को तो कॉल पे, और ड्यूरिंग द सेम कॉल एज ऑफर इज एब्सोल्युटली एंड अनकंडीशनली एक्सेप्टेड बाय बी. अब कॉल पे कॉल करी मुंबई से दिल्ली को, ठीक है, ऑफर दिया ए ने उसको बी को, बी ने उसका ऑफर जो है एक्सेप्ट कर लिया है. अकॉर्डिंग टू टर्म्स एंड एग्रीड बिटवीन ए एंड बी, गुड्स आर टू बी सप्लाइड एट पुणे and payment is to be made electronically. In the given situation, where is the contract concluded? अब देखिए, आपको घुमाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए पुणे का भी फैक्टर डाल दिया. अब जो उसकी सप्लाई है वो पुणे जाएगी, ये इनकी फोन पे बात हुई. पुणे का इस सारी सिचुएशन में जो क्वेश्चन पूछ रहा है, वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड, कोई लेना देना नहीं. समझ गए? ठीक है. अब हमने क्या पढ़ा था, जब आपका टेलीफोनिक होता है, ठीक है, until the offerer receives a notification of acceptance, ये बात याद रखनी है. No contract will arise until the offerer receives the notification of acceptance. और इस केस में हमने देखा है उन्होंने जो है एक्सेप्टेंस भी कर ली है. तो A who is in Mumbai makes an offer, और उसी सेम कॉल पे ए का ऑफर है, बी ने मान लिया. अब
कॉल कहाँ से आई थी? मुंबई से। समझ गए आप बात? अब आपके जो क्वेश्चन था, पूरा जो पैराग्राफ आपको दिया हुआ था, उन्होंने वहां पे क्या लिखा था कि जहां पे आपकी एक्सेप्टेंस डिस्पैच होती है वहां पे ही हम बोल देते हैं कि जो है कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। अब फोन कॉल करी हुई थी मुंबई से और ड्यूरिंग द सेम कॉल ओनली उन्होंने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तो हम ये कहेंगे कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है मुंबई में बना है। समझ गए इस बात को? देखो कितना टेक्निकल है। आप सेम कॉल अगर ना होता, दोबारा वो कॉल करके उसको बताता, तब हमने कहना था दिल्ली में हुआ है, बिकॉज बी इज फ्रॉम दिल्ली। ओके, बट इट हैज बीन एक्सेप्टेड इन द सेम कॉल, जब उसने ऑफर करा था। ठीक है, तो दैट इज वाई इसका आंसर रहेगा डी। पहला ऑप्शन क्या है? नाइदर मुंबई, दिल्ली नॉर पुणे। यार इट इज, ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि टेलीफोनी का तो आपके पैराग्राफ में भी जिक्र करा हुआ है। दूसरा, पुणे का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं, कंफ्यूजन आपकी सिर्फ दिल्ली और मुंबई की रहनी थी। ठीक है, बट आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है, सेम कॉल समझ गए, तो आंसर विल बी मुंबई ओनली। लेट अस सी द आंसर। यस, करेक्ट ऑप्शन इज डी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो कितने टेक्निकल क्वेश्चंस हैं आपके, वही अभी आपकी प्रैक्टिस 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 हो रखी है, इजीली सब कर लोगे। एक्स मैं आपको कोशिश करूंगी कि कॉन्ट्रैक्ट के आपको बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊं, सो दैट आपके लिए इतना इजी हो जाए, क्योंकि एग्जाम में आना तो है ही है कॉन्ट्रैक्ट का। तो आप क्वेश्चन को देखो, वहीं के वहीं आपको सारे आंसर्स, कंसेप्ट इतने क्लियर हो जाएंगे ना आपके, आप इजीली उसको अटेम्प्ट कर लोगे। तो मेरी कोशिश यही रहेगी, जितनी देर आपका एग्जाम नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट के ढेर सारे क्वेश्चंस करा दूं, सो दैट अगर आप मेरी वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो पूरा अच्छे से अटेम्प्ट कर लोगे। ओके, X who is in Gandhinagar makes an offer for sale of second hand luxury car to Y। अब देखिए जी, X है गांधीनगर के, अब उन्होंने ऑफर दिया सेल ऑफ सेकंड हैंड लग्जरी कार टू Y who is in जम्मू। ये दिया विया ईमेल, sent on 15th of January 2021 at now X offer is absolutely and unconditionally accepted by Y via an email sent on January 15, 2021 at इतने बजे। अब ऑफर, ये ऑफर का टाइम है, अब एक्सेप्टेंस हो गई उनकी, कब करी इन्होंने? विया ईमेल ही करी। कब करी? 15 जनवरी को ही करी, बट 2 घंटे बाद, 1 मिनट के बाद, द ईमेल कम्युनिकेटिंग एक्सेप्टेंस इज रेड बाय एक्स ऑन जनवरी 15। अब रेड कब करी इन्होंने? 7:05 PM। ओके, अब आपको ध्यान से समझना है, इन द गिवन सिचुएशन व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। अब हमने ये समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट कब कंक्लूड हुआ था। ठीक है, एज अगेंस्ट एक्स ऑन January 5, 2021 at 4:04 PM and as against Y on January 15, 2021 absolutely। अब आप समझिए इस सिचुएशन को, ऑफर दिया इतने बजे, एक्सेप्टेंस कब हो गई? इतने बजे हो गई। तो ये एक्स ने दी थी, ये वाई ने थी, फिर एक्स ने कब रेड करा? ऐसे ही है ना, या एक्स ने कब रेड करा? इतने बजे। अब आपको क्या समझना होगा कि जब वाई ने मेल भेजी उसकी ऑफर की, तो अगेंस्ट एक्स इतने बजे कंप्लीट हो गई थी। ओके, एंड अगेंस्ट वाई, अब एक्स ने इतने बजे जब रीड करा, तब वाई की इतने बजे हुई थी। वो ही जो हमने इस क्वेश्चन में समझा था। ठीक है, ऑफर किया, एक्सेप्टेंस हुई, कंपनी ने एक्सेप्टेंस कर दी, तो अगेंस्ट एस कंपनी की एक्सेप्टेंस जो थी क्लियर थी, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन क्लियर थी, एक्सेप्टेंस हो गई। बट अगेंस्ट एस, सॉरी अगेंस्ट कंपनी नहीं हुई, बिकॉज एस को वो लेटर नहीं मिला, वो ट्रांजिट में खो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी यही सिचुएशन है,
ऑफर दी एक्सेप्टेंस वाई ने कर ली, जब वाई ने एक्सेप्टेंस भेज दी तो अगेंस्ट एक्स वो कंप्लीट हो गई, एज अगेंस्ट एक्स ऑन जनवरी 15 वो कंप्लीट हो गई थी कॉन्ट्रैक्ट, उसका कंक्लूड हो गया था एक्सेप्टेंस जब उसने दे दी वाई ने अगेंस्ट एक्स। जब एक्स ने 7:05 पे उसका वो पढ़ा तब एक्स की अगेंस्ट वाई जो थी कंप्लीट हो गई थी। ये दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एज अगेंस्ट वाई। अभी देखो ये आपने एक्स वाई में अब कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बस ये याद रखना है कि जब आप इसी क्वेश्चन से समझो, ऑफर दिया, एक्सेप्टेंस जब जहां पे आपकी एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है, आप उसकी एक्सेप्टेंस करते हो। जो ए ने बी को ऑफर दिया, दोबारा समझो, ए ने बी को ऑफर दिया, बी ने जहां पे भी जिस टाइम पे भी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, वो माना जाएगा अगेंस्ट ए। अगेंस्ट ए, ऑफ कोर्स यू नो इंग्लिश लैंग्वेज है, इतना कुछ इसमें घबराने वाली बात नहीं है, बट जब ए पढ़ेगा कि बी ने एक्सेप्ट कर लिया, देन दैट विल बी एज नॉलेज अगेंस्ट बी। ओके, तो यही बात करी हुई है, एज अगेंस्ट एक्स will be on 4 p.m. and as against y it will be on this particular time because उसने 7:05 पे मेल पड़ा। ओके, इजी, उल्टा उल्टा होना है इसका, यही आपको ट्रिक समझनी है। अगेंस्ट वर्ड में ऑफ कोर्स की बात है, जिसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसकी बात होगी, ठीक है, इजी समझ लग गया ये क्वेश्चन। देखो कितने टेक्निकल क्वेश्चंस है, या करेक्ट आंसर इज योर ए। नाउ अब हम चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या कहता है, एक्स हु इज इन आगरा मेक्स एन ऑफर फॉर सेल ऑफ सेकंड हैंड लग्जरी कार टू वाई हु इज इन जम्मू विया एन ईमेल। वही बात है, एक्स इज नाउ आगरा, वाई इज फ्रॉम जम्मू, ईमेल के थ्रू ही बात होएगी आपकी, ठीक है। ऑफर कब सेंड करा, 15th of Jan at PM. However, the email did not reach Y. अब आपको ये बात का ध्यान रखना है, इसमें ये बात कही है कि जो ईमेल है वो ही Y के पास नहीं गई, ठीक है, Y को ईमेल जो है नहीं मिली है, ड्यू टू सम टेक्निकल रीजन error at the server which is located in दिल्ली। अब कहते जी कि कोई टेक्निकल एरर था सर्वर का जो दिल्ली में लोकेटेड था। ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने दिल्ली वर्ड को डाल दिया है, इसको इससे घबराना नहीं है, इसका कोई लेना देना नहीं है कॉन्ट्रैक्ट से। ओके, देयरफॉर एक्स मेक्स अ मोबाइल फोन कॉल टू वाई ऑन जनवरी 15। अब एक्स क्या करता है, वाई को फोन कॉल करता है। ओके, नाउ कब करता है, 4 PM पे करता है, and makes him the same offer as was made in the email. In the same mobile phone call, the offer is absolutely and unconditionally accepted by Y at 4:10 PM. देखो अगेन वही आपकी बात आ गई, सेम मोबाइल फोन कॉल की बात आ गई, ठीक है। अगर ईमेल के थ्रू एक्सेप्टेंस होती तो अगर वो जम्मू में बैठ के जब वो भेजेगा तो जम्मू आपकी प्लेस बन जानी थी। अब आगरा से फोन कॉल गया है, ठीक है, और सेम फोन कॉल पे ही जो है ऑफर एक्सेप्ट हो जाता है इतने बजे। इन द गिवन सिचुएशन वेयर इज द कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड। देखो जो हमने कंसेप्ट थ्योरी क्लासेस पढ़ी थी उसमें मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था, इनमें आपको अच्छे से ये समझना है कि कब क्या चीज जो है आपकी कंक्लूड हो रही है। तभी मैं कोशिश करती होती हूँ कि रिपीटिव कुछ ना हो, थ्योरी क्लासेस में आपको अलग चीजें समझ आए, फिर वैसा क्वेश्चन आ जाए, और यहाँ पे आपको वो चीजें करवाऊं जो ऐसा कुछ आ जाए तो वैसा सिमिलर सा इतना नहीं रहेगा, ठीक है, सो दैट आपको हर तरीके के कंसेप्ट इस क्लास में समझ लगे। अभी आपको तो यहाँ आपका ये वाला क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ था इसमें, जिसमें हमने बोला था सेम कॉल मुंबई, तो हियर इज ऑल्सो द सेम सिचुएशन, इट इज ऑन द सेम कॉल, ठीक है।
तो सेम कॉल किया, एक्स ने कॉल करी है आगरा से करी है तो आगरा इज योर करेक्ट आंसर। दिल्ली भी नहीं आएगा, दिल्ली का तो कोई लेना देना नहीं है। जैसे आपको लास्ट क्वेश्चन में पुणे था कि पुणे पे जी सामान आएगा, ऐसे ही आपको दिल्ली का इसमें डाला है जस्ट टू कंफ्यूज यू मोर। ओके, सो दिस इज नॉट। जम्मू क्यों नहीं है? बिकॉज इट इज ऑन द सेम मोबाइल फोन कॉल, सेम कॉल पे हुआ है, दैट्स वाई। आगरा होगा बिकॉज आगरा से कॉल गई। ओके, नाइदर दिल्ली जम्मू, नो 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 नो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट पे होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत ऑप्शन है। सो योर सी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। समझ गए? बिकॉज जब आपका सेम कॉल आ जाए तो वहीं का वहीं आपको समझ आना है, इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सेम कॉल आ गया, जहां पे कॉल, जहां से कॉल गई है वहीं पे ही आपका कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड हो गया। ओके, इजी। नाउ अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When the words of acceptance are spoken into the telephone, they are put into the course of transmission to the offerer so as to beyond the power of the scepter. The scepter cannot recall them. In the light of the given proposition, which of the following statement is or are true? अब हमने is और are true situations देखनी है कि इसमें से अब आपके पास 4 situations हैं। कौन सी सिचुएशन आपकी ठीक है, कौन सी आपकी गलत है। ओके, आता है ऐसे मार्क करना, ट्रू ढूंढना है हमने। ओके, द कम्युनिकेशन बीइंग इंस्टेंटेनियस, द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली अराइजेस। यस, कम्युनिकेशन है, बात कर रहे हो, इंस्टेंटेनियस बातें हो रही हैं। और जैसे अपने लास्ट क्वेश्चन में पढ़ा था, कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली वहीं के वहीं अराइज हो गया, अनकंडीशनली उसने एक्सेप्ट कर लिया, वहीं के वहीं कॉन्ट्रैक्ट है जो आपका अराइज हो गया। The communication being instantaneous, the communication of acceptance is immediately complete as against the proposer as well as against the acceptor. Yes, जब उसकी acceptance हो जाती है, it is immediately complete against the proposer also, against the acceptor also. दोनों ने आपस में जब कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बातें मान ली, तो कॉन्ट्रैक्ट मान लेंगे, हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, communication being non-instantaneous, the communication of acceptance is complete against the acceptor when the words of accept, देखो कहते कम्युनिकेशन नॉन इंस्टेंटेनियस है। पहली बातों पर से टेलीफोन की भी बात कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन यहीं पे ही आपका गलत हो जाएगा। कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द एक्सेप्टर व्हेन द वर्ड्स ऑफ एक्सेप्टेंस आर स्पोकन, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत है। ओके, तो कम्युनिकेशन बीइंग नॉन इंस्टेंटेनियस, तो आपको बस याद रखनी है कम्युनिकेशन हमेशा आपके इंस्टेंटेनियस में आते हैं ऑन टेलीफोन या मोबाइल फोन, बिकॉज बोथ द पर्सन्स आर ऑनलाइन। ठीक है, आप जो बोल रहे हो उसको सुन रहा है, वो जो बोल रहा है आपको सुन रहा है, दैट इज व्हाई इट इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। ईमेल इज नॉट इंस्टेंटेनियस। जैसे हमने भी लास्ट एग्जाम्पल में देखा, 7 बजे देख रहा है उसकी ईमेल, सो इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस। कॉल पे आप कुछ भी बोल रहे हो, बता रहे हो, दैट इज इजीली कम्युनिकेटेड टू द अदर पर्सन। इवन मैसेजेस आर नॉट इंस्टेंटेनियस, वो भी कोई रुक के देख ले, कुछ कर ले, बट जबकि टेलीफोनिक कॉल है, दैट इज कम्युनिकेशन इज इंस्टेंटेनियस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। तो दिस इज अगेन नॉन इंस्टेंटेनियस की यहाँ पे कोई बात नहीं है, तो वहीं के वहीं इसको स्टक डाउन कर दो। आपके 1 और 2 ऑप्शन सही है, ये भी नहीं है, ये ठीक है आपका ऑप्शन। So here B is your correct option. Let us see the answer. Yeah, B is the correct answer. अब चलते हैं next question पे। It is essential to the creation of contract that both parties should agree to the same thing in the same sense. अब इन्होंने देखिए म्यूचुअल कंसेंट की इसमें जो है बात करी हुई है, which should be a free consent in the sine qua non of a valid agreement, and one of the essential elements is that thing is understood in the same sense by a party as is understood by the other. Not only consent but free consent is provided under section 10. तो देखो आपको वहीं के वहीं समझ आना, ये जो आपका पूरा पैराग्राफ है कंसेंट से लेके, इसमें कंसेंट की ही आपको बातें करी हुई हैं, बताया हुआ है कब कंसेंट आपकी फ्री होती है, कब आपकी कंसेंट फ्री नहीं होती। ठीक है, where there is no consent or no real and certain object of consent, there can be no contract at all. When there is a consent but not free consent, जब कहते consent नहीं हो आपकी free, the contract is voidable at the option of the party whose consent was not free. ये मैंने आपको consent वाले में पढ़ाया था।
A general averment that consent was not freely obtained is not enough. It is necessary to set up one of the vitiating elements such as fraud, which include false assertion, active concealment, promise without intention, performing another deceptive act and the act declared as fraudulent. In order to constitute fraud, the act should have been done by the party to the contract or by any other person with his convenience, or by his agent with his intent to deceive the other party thereto, or his agent, or to conduce him to enter into contract. There is no duty upon the parties to speak about the facts likely to affect the other party's consent to the contract, and mere silence does not amount to fraud. ये बात याद रखनी है, mere silence does not amount to fraud. ठीक है, unless the circumstances of these cases show up there is a duty to speak or silence is in itself equivalent to speech. On the other hand, misrepresentation falls into three category. हमें misrepresentation की बात करी है. Statement of fact which is false would be misrepresentation if the maker believes it to be true but which is not justified by the information he possesses. ये पहला पॉइंट है आपका. सेकेंड, एनी ब्रीच ऑफ ड्यूटी विच गेन्स एन एडवांटेज टू द पर्सन कमिटिंग इट बाय मिसलीडिंग अनदर टू हिज प्रेजुडिस देयर बीइंग नो इंटेंशन टू डिसीव, जिसकी कोई इंटेंशन ना हो डिसीव करने के लिए. थर्ड, कॉजिंग अ पार्टी टू एन एग्रीमेंट टू मेक अ मिस्टेक एज टू सब्सटेंस ऑफ द थिंग विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट इवन दो डन इनोसेंटली. ठीक है, तो इन्होंने फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, बेसिकली यहाँ पे वो बातें इन्होंने कवर करी हैं जो आपकी इंपॉर्टेंट हैं प्री कंसेंट के लिए. कंसेंट आपका सेक्शन 10 में दे रखा है, बट यहाँ पे फ्री कंसेंट की बात हो रही है. जब फ्री कंसेंट से नहीं होता तो जिसकी कंसेंट फ्री नहीं थी उसके पास ये राइट होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट खारिज भी कर सकता है या उसको मार सकता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है. ओके, नाउ चलते हैं हम पहले क्वेश्चन पे. पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिपिक्ट्स इसेंशियल्स ऑफ मिस. अभी हमने 3 पॉइंटर्स पढ़े हैं, उनकी यहाँ पे बात जो है करी हुई है. A misrepresentation is the positive statement of fact which is made or adopted by a party to a contract and is untrue. बिल्कुल ठीक. Misrepresentation and false representation do not mean the same. देखिए, अब हमने इसमें ढूंढनी है करेक्ट स्टेटमेंट्स. कहते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन और फॉल्स रिप्रेजेंटेशंस डू नॉट मीन सेम. ये पॉइंट आपका गलत है. यहाँ पे आपके इसमें दोनों बराबर मानी जाती हैं. आपने फॉल्सली कुछ रिप्रेजेंट कर दिया, को पता नहीं था, किसी की मिस रिप्रेजेंटेशन हो गई, तो यहाँ पे दीज टू आर द सेम. इफ one party has induced that though innocently any material fact especially within his own knowledge the party misled cannot avoid the contract. ये बिल्कुल गलत है. ठीक है, कहते एक पार्टी ने इनोसेंटली चाहे इंड्यूस कर दिए कुछ मटेरियल फैक्ट्स उसकी नॉलेज के बिना, तो कहते दूसरी पार्टी जो है कैन नॉट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, स्टिल दे कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज पार्टी ने इनोसेंटली चाहे करे हो वो मिसरिप्रेजेंटेशन, इसी को कहते हैं इट मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट अवॉइडेबल, ना कि वैलिड. ठीक है, यहाँ कैन नॉट अवॉइड कराया मतलब यू कांट अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट में यू हैव टू कंसीडर दैट कॉन्ट्रैक्ट टू बी द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. That it is a voidable contract. A misrepresentation is a negative statement of fact which is made or adopted by a party to contract and is true. ये भी गलत है. ये पॉइंट आपका सही है पहला कि ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट है which is made or adopted by a party to a contract और वो ट्रू नहीं होती. ठीक है ना, वो जैसे इसका बहुत ही इजी एग्जांपल है. आप कहीं मार्केट में जाते हो तो आप शॉपकीपर को भी आपको भी वो एक कलर सेम लगा, आपको लगा ये वही कलर है, आप ले आते हो ब्लैक नेवी ब्लू. में हमेशा ये एग्जांपल आपको देती हूँ. आपको डे लाइट में वो ब्लैक लगा, जबकि घर आके देखते हो वो नेवी ब्लू है. आप अगले दिन जाते हो, आप बोल देते हो कि अरे ये तो सर और कलर निकला, मुझे तो ब्लैक चाहिए, तो ये रात को दिखा मैंने रात को पता चला ये तो और कलर है. ठीक है, डे लाइट में ये और था, तो वो मान लेते हैं अपनी गलती. अब आपकी मर्जी, आपको वो चीज रखनी है नहीं रखनी, बिकॉज दोनों तरफ से रिप्रेजेंटेशन गलत हो गई थी. तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है इसमें, क्योंकि इंटेंशन पॉजिटिव क्यों आएगा, नेगेटिव क्यों नहीं आएगा, बिकॉज इसमें इंटेंशन नहीं होती, नो मैलिस इंटेंशन. ओके, दैट इज व्हाई. सो हियर ए विल बी योर राइट आंसर. लेट अस सी नाउ. अब चलते हैं नेक्स्ट पे. कंसीडर द स्टेटमेंट्स गिवन बिलो एंड आंसर विच वन करेक्टली डिस्क्राइब्स द फ्रॉडुलेंट एक्ट. वही आपके इसमें मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड वगैरह था, तो वैसे क्वेश्चन आपसे पूछे हुए हैं. ठीक है, अब हमने देखना है कि कौन सा आपका इसमें करेक्ट है, इसको भी मार्क कर लेना. ठीक है,
तो चलते हैं, द एक्सप्रेशन फ्रॉड मीन्स एन इंटेंशन टू डिसीव whether it is from an expectation of advantage to the party himself or from will towards other is immaterial। बिल्कुल सही, ये इंटेंशन होती है टू डिसीव, इसमें आपकी इंटेंशन जो होती है मैलिस होती है, गलत इंटेंशन होती है आपकी, ठीक है, चाहे कोई एक्सपेक्टेशन हो एडवांटेज की ना हो, वो इमेटीरियल है। बट जहां पे आपकी इंटेंशन ही गलत आ गई, आपका वहीं के वहीं मान लेते हैं। जिस किसी को चीट करना चाहते हो, डिसीव करना चाहते हो, तो आपकी जो है एक्सप्रेशन फ्रॉड का प्रूव हो जाता है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन ए। फ्रॉड इज एन एक्ट ऑफ डेलिबरेट डिसेप्शन। यस, डेलिबरेट डिसेप्शन होती है, यहाँ पे सही है ये पॉइंट। विद द डिजाइन ऑफ सिक्योरिंग समथिंग बाय टेकिंग एन अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनदर, इट इज अ डिसेप्शन टू गेन फ्रॉम अनदर्स लॉस। यहाँ पे बिल्कुल सही बात करी है, एडवांटेज हो रही है नहीं हो रही है, इल विल मतलब इल विल टुवर्ड्स अदर इज इमटेरियल। So deliberate deception की बात हो रही है, that is why this is the correct option. Fraud arises out of the deliberate active role of representer about a fact. Both three are the right. This is the right answer here. C is your right answer. Let us see please. Yeah, C is your right option here. अब चलते हैं हम next पे. Which one of the following statement is correct? Again we have to find the correct statement. Fraud is an innocent wrong, whereas misrepresentation is an intentional wrong. ये आपका गलत है, ये कोई innocent wrong नहीं होता, ठीक है, जबकि ये होता है। ओके, अब the principal difference between fraud and misrepresentation is that, अभी इनका डिफरेंस मैंने आपको करवाया भी था, that the former, the person making suggestion does not believe it to be true, right, and in later he believes it to be true। गलती से मिसरिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, दोनों को लगता है कि ये चीज सही है और वो एग्जैक्टली होती गलत है, तो मिसरिप्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स एंड हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन। ओके, और इसमें क्या होता है, कोई डेलिबरेटली उसको कहता है कि that making suggestion does not believe it to be true, ऐसी ही कुछ सजेशन देनी या कुछ ऐसा जानबूझ के करना जिसके आपको लगे कि ये चीज नहीं है या ये चीज है। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। इन फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन बोथ इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट विच लीड्स टू द प्रॉमिस। देखो, इट इज नॉट, ये गलत है पॉइंट। क्यों गलत है? फ्रॉड अलग है आपका, मिसरिप्रेजेंटेशन अलग है, ठीक है। मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है विच मिसलीड द प्रॉमिस, ये आपकी फ्रॉड में होती है। ओके, मिसस्टेटमेंट हो गई जो मिसलीड कर दे। ओके, तो इट इज नॉट अ मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, सॉरी, ये दोनों में आपका नॉट वर्ड गलत है। सो दोनों सिचुएशंस में क्या होता है, ये मिसस्टेटमेंट ऑफ फैक्ट होती है जो प्रॉमिसी को मिसलीड कर देती है। तो यहाँ पे नॉट जो आया है वो आपका गलत है। फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन, नो, बोथ आर नॉट एट ऑल इनोसेंट रॉन्ग्स, ओनली दिस इज एन इनोसेंट रॉन्ग, व्हेयरएज फ्रॉड इज नॉट एट ऑल। फ्रॉड वर्ड ही बताया आपको, तो इसमें क्या है, तो हियर बी विल बी योर राइट आंसर। लेट अस सी प्लीज। Yes, B is your right answer. Next question. Mr. A sells the car to Mr. Y, his childhood friend, with the knowledge that the car is defective. Before buying the car, Mr. Y says to A, if you do not deny it, I shall assume that the car is perfect. अब देखिए, mere silence, यहाँ पे silence की बात हुई है कि if you do not deny it. Mr. A says nothing in the light of the statement decide the liability of Mr. A. अब देखिए जी, ए ने मिस्टर वाई को कार सेल करनी थी जो उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड थे, विद नॉलेज दैट द कार इज डिफेक्टिव। ए को पता था कि जो कार है वो डिफेक्टिव है। ओके, तो उन्होंने बोला इफ यू डू नॉट डिनाई इट बिफोर बाइंग द कार, मिस्टर वाई सेज टू मिस्टर ए, इफ यू डू नॉट डिनाई इट आई शैल assume that the car is perfect। अब वाई ने क्या कहा ए को कि अगर तुम डिनाई नहीं करोगे तो मुझे लगेगा कि कार बिल्कुल सही है। ओके, मिस्टर ए ने अब कुछ नहीं बोला, उन्होंने फैक्ट्स को है जो छुपा लिया है। अब देखिए जी, हमने क्या वहां पे बोला था, mere silence also amounts to fraud। ओके, तो यहाँ पे अगर ए की लाइबिलिटी हम देखिए तो क्या आएगी, ए साइलेंस इज इक्विवेलेंट टू स्पीच एंड हैज नो, मिसरिप्रेजेंटेशन नहीं हुई है यहाँ पे।
A is not liable for fraud but label no, A is liable for fraud and misrepresent no, misrepresentation तो नहीं हुई है. A silence is equivalent to speech and hence the fraud. हमने क्वेश्चन में ये बात पढ़ी थी. So here D will be your right answer. Let us see. Okay, now in which of the following statements will a contract not be voidable? अब किस सिचुएशन में आपका voidable नहीं हो पाएगा? At the option of the party. तो हमने इसमें सिचुएशन देखनी है जिसमें जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो voidable नहीं हो पाएगा पार्टी की तरफ से. जब कंसेंट फ्री होती है तब नहीं होता ये, जब कंसेंट फ्री ना हो तो उस केसेस में हो जाता है. बट लेट अस सी, व्हेन अ पार्टी टेक्स कंसेंट बाय फ्रॉड, तब तो देखिए फ्रॉड से हुआ है, फ्री कंसेंट नहीं है तो वॉइडेबल हो जाएगा. दिस इज नॉट द राइट ऑप्शन. व्हेन अ पार्टी टेक्स कंसेंट बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, अगेन ये फ्री कंसेंट नहीं होगी, इट विल बी कंसीडर्ड टू बी वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंट इज नाइदर वॉइड, ये पॉइंट गलत है आपका अगेन. ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड बाय फ्रॉड एंड मिसरिप्रेजेंटेशन इज वॉइडेबल. ओके, when silence amounts to fraud but the other party whose consent was taken had discovered the truth or had the means of discovering the truth, then it will amount to, it will not be voidable because दूसरी पार्टी को उसके बारे में पता हो गया था. जैसे भी अपने लास्ट जो एग्जांपल पढ़ा कि एक्स जो ए था या वाई था वो अपनी खराब कार सेल कर रहे थे. ठीक है, अब मान लीजिए आप एक और एग्जांपल देखिए, ए बी को अपनी कोई खराब आइटम बेच रहे थे. ठीक है, बी ने उसे पूछा, ए ने चुप रहा. यहाँ पे यही बोला ना, साइलेंस की बात हुई है. ठीक है, साइलेंस की बात हुई है इसमें. तो बी ने बट क्या करा, कहीं और से सोर्सेस से पता लगाया और ए की जो चीज वो दे रहा था बी को पता चल गया कि यस इसकी ये चीज खराब है. ठीक है, बट वो फिर भी कॉन्ट्रैक्ट में आता है, तब वो उसका कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं माना जाएगा, फिर वो वैलिड माना जाएगा. बिकॉज दैट पर्सन वाज हैविंग दैट नॉलेज कि उसकी वो चीज खराब है, बट स्टिल दैट पर्सन एग्री टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो हियर डी विल बी योर राइट ऑप्शन. लेट अस सी द आंसर. यस, डी इज योर राइट ऑप्शन. ये तो हमने करे क्लैट 2021 के क्वेश्चंस. आपके ये 10 क्वेश्चंस आ रखे थे क्लैट 2021 में. देखिए जी, बहुत टफ थे. वहां पे वो लिख देते हैं मेयर लीगल नॉलेज एंड ऑल दैट थिंग, बट देखिए आपको पैसेज तो पढ़ना है, उसको एनालाइज करने की पावर भी आनी चाहिए. ये तभी आएगी जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और आपने बार 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 प्रैक्टिस कर रखी है. ओके, सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. लास्ट क्वेश्चन कराऊंगी, लास्ट 5 क्वेश्चंस. ये आपके 2022 में आ रखा है. इसमें क्या बात करी हुई है, अगेन मिस्टेक की बात करी हुई है, फ्री कंसेंट की. इसमें अगेन व्हेन पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर अ मिस्टेक रिगार्डिंग एन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट, इट मे अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन 2 ways. इट मे डिफीट द कंसेंट ऑल टुगेदर. Okay, it may firstly defeat the consent altogether that the parties are supposed to have given, that is to say the consent is unreal. 2 or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense. वो in a consensus, that idiom होना चाहिए, there should be the meeting of minds, right? Secondly, the mistake may mislead the parties as to purpose which they had contemplated, where the mistake does not defeat the consent but only mislead the parties, that is both the parties to an agreement are under a mistake as to matter of fact essential to the agreement is void. Okay, now अभी देखिए इन्होंने क्या किया, मिस्टेक एज टू अंडर द फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट. जो आपका पॉइंट इसेंशियल है वो ही आपने अंडर डिफेक्ट में बोल दिया, तो void हो जाएगा आपका एग्रीमेंट. However, if the mistake is concerning an erroneous opinion regarding value of the subject matter of the agreement, it is not a mistake as to the matter of fact. Thus agreement is void. अब देखिए यहाँ पे void की बात करी हुई है कि कब कब आपके agreements void होंगे. Both the parties to an agreement are mistaken. Both को गलती लगी है किसी चीज की तो आपका कॉन्ट्रैक्ट void हो जाएगा. उसके बाद then mistake is as to the matter of the fact. Matter of fact की बात करी हुई है. The fact about which they are mistaken is essential to the agreement. जो fact की बात है वो जो mistake हो गई है that is very much essential to the agreement. Okay, further it is pertinent to note that the mistake in order to invalidate a contract should be a mistake of fact and not a mistake of law. Furthermore, where only one party to contract is under a mistake of fact and the other party is not,
द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइडेबल merely for such reason. ठीक है, लास्ट पॉइंट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फर्दर मोर से. ओके, नाउ अब देखिए, मिस्टर ए एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट टू सेल हिज बाइसाइकिल व्हिच हैड बीन केप्ट अनयूज्ड इन हिज एटिक फॉर अ ईयर टू मिस्टर बी. बाइसाइकिल बेचना है इन्होंने मिस्टर बी को. अब देखिए, एट एन एग्रीड प्राइस. However, neither party was aware that at the time of entering into the agreement, the bicycle had been already destroyed by a fire in the attic. In the given situation, which of the following statement is true? अब देखिए, both parties को पता ही नहीं है कि वो जो है बाइसाइकिल जो है ऑलरेडी खराब हो चुका है, it has been destroyed. ठीक है, तो इस केस में क्या होगा? एग्रीमेंट इज void as both the parties were under a mistake as to matter of fact essential to the agreement. अब देखिए जी, अभी हमने पेपर ये पैसेज में पढ़ा, जो मैटर ऑफ फैक्ट यहाँ पे बाइसाइकिल की बात हो रही है वो ही आपका मिस्टेकन है. दोनों पार्टीज को पता ही नहीं है कि बाइसाइकिल जो है उनका खराब हो चुका है. सो हियर इज द राइट ऑप्शन. एग्रीमेंट इज वॉइड. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है? एग्रीमेंट इज वॉइड एज बोथ पार्टीज वर अंडर अ मिस्टेक एज टू लॉ. ये कोई बात नहीं है इसमें. ओके, द एग्रीमेंट इज नॉट वॉइडेबल, इट इज वॉइड ओनली. पार्टीज वर अंडर अ मिस्टेक तो हमने अभी पढ़ा है कि क्वेश्चन में ही लिखा है कि वॉइड होता है. ओके, द एग्रीमेंट इज नॉट, ये भी गलत है. तो अगर आपने क्वेश्चन को अच्छे से एनालाइज कर लिया, आपको वहीं के वहीं समझ लग जाएगा कि इसका आंसर जो है वो ए है. क्योंकि मैटर, सब्जेक्ट मैटर क्या है यहाँ? बाइसाइकिल. वो दोनों पार्टीज ही मिस्टेकन है कि वो ठीक है उसका एग्रीमेंट कर रही हैं, बट दोनों को नहीं पता कि वो खराब हो चुका है. ओके, इजी समझ लगी आपको बात. इसमें आपका ए जो है वो है राइट ऑप्शन. लेट अस सी. यस, ए इज योर राइट ऑप्शन. नाउ Mr. X and Y enter into a contract of sale of an article while reeling under the erroneous belief that the sale of article, which was the subject matter of the agreement, was permitted by the law in force in India. In the given situation, which of the following statements are true? अब देखिए, अब इसमें हमने देखना है कि जो X and Y ने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ एन आर्टिकल में एंटर कर गए हैं while reeling under the erroneous belief that the sale of the article, which was a subject matter of the agreement, was permitted by the law in force in India. So जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, they are under the belief कि जो मतलब कि एग्रीमेंट हो रहा है वो परमिटेड है लॉ इन इंडिया में. अगर वो ऐसा एग्रीमेंट वो कर सकते हैं बेसिकली. ये बात, ये सिचुएशन ये बात कह रही है. सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड. The contract is voidable at the option of Mr. X. Miss X में हुआ है. The contract is voidable at the option of Miss Y. The contract is not voidable. अब देखिए, ये आपका है थोड़ा important question. अब हम बोलने को तो इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये वैलिड है. क्यों वैलिड है? क्योंकि वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में आ गए हैं while reeling under the erroneous belief that the sale of the article, which was the subject matter, जिसकी भी इन्होंने सेल करनी है आर्टिकल की, ठीक है, that is the subject matter of the agreement, was permitted by the law in force in India. अब दोनों को ये बिलीफ है, they are under this erroneous belief that जिसकी वो सेल करने जा रहे हैं. देखो यहाँ पे विच वाज, यहाँ से घबराना नहीं है, ये आपका एक्स्ट्रा ही डाला हुआ है पॉइंट को, यहाँ से पढ़ना है. वॉज परमिटेड बाय द लॉ. दे आर बोथ आर अंडर द बिलीफ. सो इस केस में आपको भी इसका आंसर ऐसे देना है. इसको अपनी वैलिड नहीं बोल देना, इसको बोलना है द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल. बिकॉज दोनों को ऐसा बिलीफ है, दोनों को बिलीफ है कि ये आर्टिकल जो है परमिटेड बाय लॉ है, ठीक है, और ये इन्फोर्स हो सकता है इंडिया में. सो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट उनका वॉइडेबल नहीं होगा. ओके, सो हियर डी विल बी द राइट ऑप्शन. लेट अस सी. यस, हियर डी इज द राइट ऑप्शन, नॉट ए. ओके, ना ही ये सब, क्योंकि इनमें ये तो इमटेरियल है. बिकॉज क्वेश्चन में इनके रिगार्डिंग कुछ ऐसी बात ही नहीं हुई है. कंफ्यूजन कहाँ क्रिएट हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है कि नहीं है. अब इन्होंने यहाँ पे वो डाल दिया इरानियस बिलीफ. ओके, क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है कि कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वाइड. मतलब बिलीफ है उनको कि ये आपका अलाउड है. अगर उनको बिलीफ है, वो कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर रही हैं,
तो वो तोड़ नहीं सकती, बिकॉज चाहे उनको इरानियस बिलीफ इन्होंने बात करा है, विच दिस क्वेश्चन सजेस्ट कि वो आर्टिकल के ऊपर वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, बट दोनों को लग रहा है, बिलीफ है कि वो बना सकती हैं, ठीक है, उस आर्टिकल पे एग्रीमेंट, तो दैट इज वाई द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल। ओके, नाउ अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या कहता है ये, मिस्टर जे एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद मिस्टर के फॉर द सेल ऑफ द मिस्टर जेज क्लब, ठीक है, जे का के साथ है अब, ओके, believes that he was agreeing to sell his golf club, Mr. K believed that he was agreeing to buy a club house। अब देखिए जी, अब इनकी आपस में बात हुई क्लब को सेल करने की, ठीक है, फॉर द सेल ऑफ मिस्टर जे का जी क्लब की बात हो रही थी, जे को लग रहा था वो गोल्फ क्लब से सेल कर रहे हैं, और के को लग रहा था कि वो उनका क्लब हाउस खरीद रहे हैं, ठीक है, द एग्रीमेंट इज वॉइड। अब देखिए दोनों केस में जिसकी वो सेल कर रहे हैं उसको लग रहा है कोई और है, उसको लग रहा है कोई और है, सब मेन मिस्टेक हो रही है जिसके ऊपर उनका एग्रीमेंट होना है सेल का, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, द एग्रीमेंट इज वॉइड वाई मिस्टेक ऑफ फैक्ट defeated the consent of the parties. Now, mistake of fact misled the parties as to the purpose of the contract. Mistake of fact was regarding the identity, ये तो नहीं है, both A and B। अब देखिए जी, mistake of fact defeated the consent of the parties because mistake यहाँ पे fact की हुई है। जे ने क्लब की बात करी, वो चाहते हैं क्लब, अपना गोल्फ क्लब सेल करना, बट के क्या चाहते हैं, उनका क्लब हाउस खरीदना, तो इनकी कंसेंट के ऊपर फर्क पड़ रहा है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की वजह से, ठीक है ना, के की कंसेंट पे फर्क पड़ रहा है ना। दूसरा पॉइंट क्या है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिसलेड द पार्टीज एज टू द पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ये भी सही है, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऐसा हो गया जिसने मिसलेड कर दिया पार्टीज को कि किसकी सेल हो रही है, सो हियर बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। So agreement is void because of these two conditions. So identity of parties का कोई लेना देना नहीं है. So here A and B will be considered the correct option. Here D is the right option because इसने ही A and B की जो है इसमें बात करी हुई है. Yes. Now चलते हैं next पे. Mr. D appointed Mr. K to manage the cultivation of his land. अब D ने K को appoint करा है जी. Okay. And he is unable to manage it himself due to his advanced age. Mr. K agrees to manage the cultivation of Mr. D's land if he granted Mr. K a lease of the said land. ठीक है, तो K कहता है ठीक है मैं आपकी कल्टीवेशन दे दूंगा बट मुझे अपनी ये लैंड की जिसकी देखनी है मुझे लीज पे दे दीजिए. Mr. D agreed to the same and signed a deed which was unknown to both the parties, a gift deed of the land. अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को समझिए, जो डीड थी जो साइन हुई है वो अननोन थी दोनों पार्टीज को नहीं पता था. ठीक है, लीज डीड बनानी थी, गिफ्ट डीड थी, साइन भी हो गए, दोनों पार्टीज को नहीं पता था. ठीक है, दैट इट इज नॉट अ लीज डीड इन गिवन सिचुएशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. अब हमने इसमें ट्रू सिचुएशन जो फाइंड करनी है. मिस्टर डी एंड मिस्टर के वर रीलिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू अ मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट. ऑफ कोर्स अब इसेंशियल एग्रीमेंट यहाँ क्या था कि जो लैंड है वो लीज पे देना था, लीज डीड साइन करनी थी ना कि गिफ्ट डीड. ठीक है, सो दे वर रीलिंग अंडर अ मिस्टेक एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट. क्या था, लीज डीड बनाने का वाज इसेंशियल टू द एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या उन्होंने आपस में डिसाइड करा था कि हम जी लीज पे देंगे. एग्रीमेंट तो ये हुआ था, साइन हो गई आपकी गिफ्ट डीड. So they were both the parties were under the mistake. So here A is the right option. Next चलते हैं. Mr. D and Mr. K were reeling under a mistake as to matter of law. Matter of law की यहाँ कोई बात नहीं है. Matter law की क्यों नहीं है, fact की क्यों है? Because fact इनका यहाँ क्या था कि उन्होंने लीज डीड बनानी थी. ठीक है, लॉ की हम तब मानते अगर लॉ की तरफ से कुछ लीज डीड में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती. Okay, now Mr. D was reeling under the mistake as to matter of the fact essential. यहाँ पे D alone is not under the mistake because both were unknown of the fact, unknown to both the parties. यहाँ बात हुई है ना, that is why. Okay, Mr. D was reeling under a mistake as to matter of law.
मिस्टर डी का नहीं है, मिस्टर डी एंड के बोथ वर रीलिंग बिकॉज जो मैटर ऑफ फैक्ट इसेंशियल था, आप हमने पढ़ा है जो मैटर ऑफ सब्जेक्ट मैटर है उसको हमने देखना है। अगर वो आप मिस्टेकन हो तो आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है नहीं बनेगा। तो यहाँ पे जो इसेंशियल एग्रीमेंट का मैटर ऑफ फैक्ट था दैट इज अंडर मिस्टेक, सो हियर इज द राइट ऑप्शन। Yes, A is your right option. Now last question for today. Mr. X and Mr. Y entered into the contract of sale of an article which was agreed to be shipped by, Miss X and Miss Y. Miss X in a ship named the Cruiser and delivered to Miss Y on an agreed date. अब देखिए जी, X और Y में एग्रीमेंट हुआ है। X ने बोला है कि आपका जो सामान था द क्रूजर से आएगा और वाई को ऑन एग्रीड डेट जो है डिलीवर हो जाएगा। मिस्टर एक्स, अब देखिए आ गया मिस्टर एक्स, मिस्टर और मिस पे कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। मिस्टर एक्स शिप्ड द सेड आर्टिकल बाय अ डिफरेंट शिप नेम्ड द मैरिनर विदाउट इन्फॉर्मिंग मिस वाई एंड द आर्टिकल वाज डिलीवर्ड टू मिस वाई ऑन द एग्रीड डेट। इन द गिवन सिचुएशन Which of the following statement is true? अब देखिए उन्होंने बात करी थी क्रूजर से भेजेंगे, द क्रूजर से, वो आ गया द मैरिनर से, उसको आर्टिकल एग्रीड टाइम पे मिल ही गया है। तो इसमें आई डोंट थिंक सो आपको दिख रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट में कुछ प्रॉब्लम होगी। कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज यहाँ पे जो जिससे शिपमेंट होनी थी उसकी कोई बात नहीं हुई थी, मतलब दैट इज नॉट द रियल सब्जेक्ट मैटर टू बी हेल्ड फॉर द मिस्टेक फॉर द एग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे रियल सब्जेक्ट मैटर क्या था उसको वो आर्टिकल देना एट द एग्जैक्ट एग्रीड डेट, एक्सेप्टेड एग्रीड डेट पे देना। किसके थ्रू आया किसके थ्रू नहीं आया दैट इज अगेन इममटेरियल, ओके। सो हम स्टेटमेंट को समझो, इसमें आपको ये बात याद रखनी है कि जो एग्रीमेंट है उसका वैलिड है, ठीक है, बिकॉज जो इसमें मिस्टेक हुई है दैट इज नॉट द मेन सब्जेक्ट मैटर विच वॉज नॉट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट। बट अगर मिस एक्स और मिस वाई में ऐसे डील हुई होती कि उसको क्रूजर से ही भेजना है और तब वो मरीनर से भेज देते, देन हमने कहना था कि सब्जेक्ट मैटर की मिस्टेक हो गई, ओके। चलते हैं आपका द एग्रीमेंट इज वॉइड, ये तो बिल्कुल गलत है, वॉइड आ गया ना, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ऑफ फैक्ट बिल्कुल भी नहीं। क्रूजर से आए चाहे मरीनर से आए उसको एग्रीड डेट पे चाहिए था, एग्रीड डेट पे उसको अपना आर्टिकल मिल गया है और कुछ नहीं है इसमें, ओके। द एग्रीमेंट इज अगेन वॉइड तो नहीं है, यही समझ जाना। द एग्रीमेंट इज वैलिड, यस वैलिड। आगे पढ़ते हैं। बोथ पार्टीज वर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट नॉट इसेंशियल टू द एग्रीमेंट। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि जो सब्जेक्ट मैटर है दैट इज नॉट एसेंशियल टू द एग्रीमेंट, ओके। एग्रीमेंट इज वैलिड एज बोथ पार्टीज वर अंडर अ मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट इज नो। अब देखिए इसमें डिफरेंस समझिए, कहते हैं जो मैटर ऑफ फैक्ट था वो एसेंशियल था, बिल्कुल भी नहीं था वो एसेंशियल। क्रूजर से भेजा, मैरिनर से भेजा या किसी और शिप से भेज देते, उसको एग्रीड डेट पे वो पर्टिकुलर आर्टिकल चाहिए था, जो उसको मिल गया दैट वाज एसेंशियल। किसके थ्रू शिपमेंट आई है दैट वाज नॉट एट ऑल एसेंशियल, ओके। Easy, this question was very much easy. So here C will be your right answer. Let us see the answer. Here, yeah, C is your right answer. So that's all for today. आज हमने 15 क्वेश्चंस करे हैं आपके क्लैट के, जो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, या कह लो ये आपका ये प्रैक्टिस सेशन था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, जिसका आपको समझ लग गया होगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आएंगे, टफ आएंगे, यू नो। ब्रेन पूरा अपना तैयार कर लो, अपने एमसीक्यू सेक्शंस अच्छे से करो, अपने मॉक टेस्ट दो, सो दैट आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए आप घबराओ ना, आपकी इतनी तैयारी हो जाए कि आपको ये बहुत इजी लगे, ओके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज क्लास। ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स फॉर योर एग्जाम।